जय हिंद साथियों, मैं खान सर चंपारण वाले आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसके पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी में सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में। तो सिटीजनशिप को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट भारत के संविधान के पार्ट 2 में आर्टिकल 5 to 11 मेंशन किया गया है। तो सिटीजनशिप होता क्या, नागरिकता, और क्यों ये जरूरी था इस प्रोविजन को भारतीय संविधान में मेंशन करने का। तो नंबर 1 ये कि हम सब जानते हैं कि भारत के ऊपर शुरू से फॉरेन इन्वेडर हुआ है, यानी कि फॉरेन के द्वारा आक्रमण हुआ है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्री जो भारत आए थे और उसके बाद वो लोग यहाँ रह गए भारत में। तो ये जरूरी था कि ये तय हो कि कौन भारत का नागरिक है, कौन भारत का सिटीजन है या नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, क्या अगर कोई भारत का नागरिक है तो उसकी जो सिटीजनशिप है वो सिक्योर है या आगे उसकी कंटिन्यू बनी रहेगी, या फिर अगर कोई बाहर किसी और देश का नागरिकता ले लेता है तो क्या उसकी भारत की नागरिकता रहेगी कि नहीं रहेगी। इन सब को ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा गया भारत के संविधान में पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11। नंबर 2 की जो ये सिटीजन वर्ड है, नागरिक, ये टर्म, ये वर्ड फर्स्ट टाइम जो यूज किया गया था वो अरिस्टोटल के द्वारा, यानी अरस्तु के द्वारा। और नंबर 3 कि भारत में जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है, सिंगल सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से। तो भारत में है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, यानी एक ही नागरिकता यहां ले सकते हैं। अगर कोई भारत का नागरिक किसी और देश का नागरिकता ले लेता है तो उसे अपने भारत का नागरिकता खोना पड़ेगा, क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। और सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है, यूके से लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं सिटीजनशिप के बारे में। तो सिटीजनशिप में पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 to 11 मेंशन है। तो हम एक आर्टिकल को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 में कहा गया है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल, यानी कि डोमिसाइल के बिहाफ पर जो नागरिकता देने की बात कही गई है उसमें 3 कंडीशन रखे गए हैं। एक तो ये, अगर कोई व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, ही इज बॉर्न इन इंडिया, नंबर 1 कि उसका जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 2, एनी ऑफ हिज पेरेंट्स आर बोथ इन इंडिया, यानी कहने का मतलब उनके पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। नंबर 3 है रेसिडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर 26 Jan 1950, यानी इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, 26 Jan 1950। तो उससे 5 साल पहले से अगर वो भारत में रह रहा हो तो उसे भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये सब उस टाइम के, उस समय के कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सब आर्टिकल्स में मेंशन किए गए सारे प्रोविजन, सारे प्रावधान। तो आर्टिकल 5 में ये 3 कंडीशन पे नागरिकता देने की बात कही जा रही है। एक तो उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसका पेरेंट्स में से कोई एक का जन्म या नागरिकता भारत का होनी चाहिए। एंड नंबर 3 कि वो कम से कम 1945 से भारत में रह रहा हो, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि 26 Jan 1950 से कम 5 साल पहले से वो भारत में रह रहा हो। तो इन 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को अगर फुलफिल करता हो तो उसके बिहाफ पर उसे नागरिकता दी जा सकती है। ये उस टाइम, उस कंडीशन के समय ऐसा प्रावधान आर्टिकल 5 में मेंशन था। आर्टिकल 6 और 7 को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 6 और 7 का अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये उस टाइम, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा गया था। पर हमें ये जानना जरूरी है कि आर्टिकल 6 और 7 में है क्या। आर्टिकल 6 में ये कह रहा है पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जैसा कि हम जानते हैं कि आज़ादी के समय ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान अगर जाना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान जा सकते हैं, जो पाकिस्तान से भारत आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। इसमें किसी रिलीजन को इंडिकेट नहीं किया गया था, ये बाई चॉइस थी। तो जो भारतीय जा रहे हैं पाकिस्तान और जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो दोनों देश के लिए था कि वो इस बात की क्या गारंटी है कि जो पाकिस्तान से जब भारत आएंगे तो उनको हम नागरिकता देंगे, या भारत के लोग जब जाएंगे पाकिस्तान जो जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान अगर गए होंगे तो उनको नागरिकता देगा पाकिस्तान, इस बात की क्या गारंटी है। इसको लेकर के ये हुआ कि दोनों देश अपने अपने संविधान में इसको लीगलाइज करे, प्लस इसको रिस्पॉन्सिबल बनाए कि वो गारंट करे कि जो भारत से जा रहा है नागरिक, जो पाकिस्तान जाना चाहता है उसको नागरिकता दे, और पाकिस्तान से जो भारत आ रहा है भारत उसको नागरिकता दे। इसको लेकर के आर्टिकल 6 में ये कहा गया कि जो अगर पाकिस्तान से भारत आता है तो भारत उसको नागरिकता देगा अंडर आर्टिकल 6। अब बात करते हैं आर्टिकल 7, सिटीजनशिप ऑफ पर्सन हु माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर 1 March 1947। ये भी तो हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जाता है पाकिस्तान, लेकिन वहां की इन्वायरमेंट, वहां के लोग, उनको लगा कि हाँ ये सही नहीं है, मैं तो भारत में ही सही था। तो उनको लगता है कि वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, वहाँ की जो जगह है उनको पसंद नहीं आता है और फिर वो वापस भारत चला आता है। तो वैसे भी कहा जाए कि जो सुबह का भूला अगर शाम को लौटता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो बाय द वे, अगर वो भारतीय जो कि पाकिस्तान जाना चाहते
थे और वो पाकिस्तान गए भी आफ्टर 1 मार्च 1947 को, यानी कि 1 मार्च 1947 के बाद वो गए, लेकिन फिर दोबारा वो भारत आ गए। तो क्या भारत उसको नागरिकता देगा? तो ऑफकोर्स हम उसको भी नागरिकता देंगे अंडर आर्टिकल 7, ये भी हमने मेंशन किया आर्टिकल 7 में। तो अब आपको आप समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 6 और 7 ये उस टाइम उस समय के कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा गया था, अभी इसका कोई इंपॉर्टेंस रोल नहीं है। अब बात करते हैं आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 ये कहता है राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया, यानी भारत उस व्यक्ति को भी नागरिकता देगा जो भारत से बाहर रह रहा हो लेकिन मूल रूप से वो भारत का हो। जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी नेशनल पार्टी थी जो भारत के बाहर भारत के लिए काम कर रही थी, जब क्रांतिकारियों के रूप में वो रोल प्ले कर रही थी। जैसे गदर पार्टी का नाम सुना होगा, लाला हरदयाल सोहन सिंह भागना ने स्थापना किया था, श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इंडिया हाउस का स्थापना किया था, जबकि इंडिया होम रूलिंग इन अमेरिका में लाला लाजपत राय ने स्थापना किया था, जबकि क्विट आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो कुल मिलाकर के वैसे भारतीय जो भारत से बाहर रह रहे थे लेकिन अब वो भारत आना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स उनको भी भारत की नागरिकता दिया जाएगा, क्योंकि वैसे भी इनका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है देश की आजादी में। तो वैसे भारतीय भाई जो क्रांतिकारी के रूप में भारत से बाहर काम कर रहे थे लेकिन मूल रूप से भारत के थे, तो ऑफकोर्स उनको भी भारत नागरिकता देगा अंडर आर्टिकल 8। आर्टिकल 9 में ये कहा गया पर्सन वॉलंटरी एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन दैन नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको शुरू में कह दिया था कि भारत में जो सिटीजनशिप है वो है सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। तो अगर कोई व्यक्ति भारत का व्यक्ति अगर वो किसी और देश का नागरिकता ले लेता है तो ऐसे में भारत की नागरिकता उसके पास नहीं रहेगी, क्योंकि भारत में क्या है? सिंगल सिटीजनशिप। आर्टिकल 10 क्या है? कंटिन्यूअस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी इसका मतलब ये हुआ कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कंटिन्यूटी रहेगी जब तक वो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं करता है जो सिटीजनशिप के खिलाफ है, तो ऑफकोर्स उसकी नागरिकता कंटिन्यू बनी रहेगी। अब ये क्यों मेंशन किया गया है? वो इसलिए कि किसी व्यक्ति को डरने कोई बात नहीं है और वो उसका पूरा अगर सिटीजनशिप उसका पूरा राइट है कि वो अगर नागरिकता ले रखा है तो उसकी नागरिकता कंटिन्यू रहेगी जब तक कि वो कोई सिटीजनशिप के अगेंस्ट में कोई काम नहीं करता है। चाहे कोई भी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी इस पर जिस तरह के एक्शन लेना चाहे, अगर पार्लियामेंट जिस तरह का कानून बनाना चाहे, बट ये उसकी नागरिकता को छीन नहीं सकता है। उसके अलावा कल को अगर मान लीजिए कि देश में कोई शासन प्रणाली चेंज होता है, अभी डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप आ गया, ऑटोक्रेसी आ गई, मोनार्की आ गई, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगी यदि कोई वो सिटीजनशिप के खिलाफ कोई इनलीगल वर्क नहीं करता है। आर्टिकल 11 क्या कहता है? पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। अगर सिटीजनशिप पे कोई कानून बनाना है तो यह पावर किसके पास होगा? पार्लियामेंट के पास होगा। तो सिटीजनशिप के लेकर के कोई कानून पर बनाने के लिए कोई ड्राफ्ट तैयार करता है, कोई रेजोल्यूशन तैयार करता है, तो ये पावर है या ये काम दिया गया है होम अफेयर्स अथॉरिटी को, यानी होम अफेयर्स के पास ये पावर है कि वो सिटीजनशिप को लेकर के रेजोल्यूशन, कोई ड्राफ्ट, कोई प्रोविजन, कोई प्रावधान बना सकता है। और सिटीजनशिप के ऊपर उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? पार्लियामेंट के पास होगा। तो ये जो भी आपने देखा सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, ये उस समय उस टाइम के कंडीशन के अकॉर्डिंग रखा गया था। जैसे जैसे हमें ये समझ में आया कि नहीं बहुत सारे चेंजेस करने आवश्यक हैं या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, बहुत सारे नए केसेज हमें मिला, तो उसके ब्याह पे हमें लगा कि सिटीजनशिप वाले प्रोविजन में हमें कुछ और भी अमेंडमेंट करना होगा, कुछ संशोधन करना पड़ेगा, कुछ हमें रिफॉर्म करनी होगी। तो हमने समय के साथ इसमें जो हमने अमेंडमेंट किए, जो कुछ रिफॉर्म किए, जैसे हम यहाँ देख रहे हैं सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, तो पहली बार सिटीजनशिप में अमेंडमेंट हुआ या उसके लेकर जो एक्ट आया वो 1955 में, फिर आगे चल के 1986 में, 1992 में, 2003, 2005 एंड 2019। तो धीरे धीरे समय के साथ हमें जैसे जैसे बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता पड़ी, कुछ नए केसेस मिले सिटीजनशिप को लेकर के, उसके अकॉर्डिंग हमने अमेंडमेंट किया और रिफॉर्म किया। तो हम इसके सिटीजनशिप सेकंड पार्ट में देखेंगे कि ये जो सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955 या इसके बाद जो अमेंडमेंट आया, तो सिटीजनशिप वाले कॉन्सेप्ट में क्या क्या अमेंडमेंट किए गए, क्या नए पॉइंट्स जोड़े गए, क्या पुराने पॉइंट्स को रिमूव किए गए, क्या उसमें रिफॉर्म किए गए, ये हम लोग सेकेंड पार्ट में देखेंगे। आई होप कि आप सबको ये सिटीजनशिप वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।